शुरू कर। नमस्कार। अब क्या गए? जी आवाज आ रही है? नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सो गाइज, हमारे साथ जो जुड़े हैं इनका नाम है बिमल बजाज जी। सर शिलोंग और मेघालय के साइड से आप लिटरेचर का अगर कुछ भी आप चेक करते हो, सर को आप एज ए सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन चेक कर सकते हो या प्रेसिडेंट। पूर्वोत्तर हिंदी एकेडमी है सर, वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। एंड इसके अलावा पोइट्री बोल लो आप या फिर एजुकेशन की बात कर लो, फील्ड ऑफ एजुकेशन सर का पूरा लाइफ कंप्लीट 12 साल 15 साल का लाइफ सर ने एजुकेशन को एज ए सेक्रेटरी एज ए प्रेसिडेंट दिया है। ठीक है। एंड हम लोग बोलते हैं ना कि शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में, बट मेरा मानना है कि इफ समवन हैज स्पेंट हिज लाइफ, पूरा का पूरा लाइफ अगर किसी ने बिताया है ना, तो आप अगर उनसे सीखोगे तो बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख सकते हो। सो गाइस, सर हमारे साथ हैं आज के हमारे पूरे सेशन में। सर अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सर के साथ सेशन। कुछ नेटवर्क इश्यूज हो रहा है सर के साइड से, जस्ट वेट। नमस्कार जी। हेलो जी सर जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी हेलो। आपने जी सर। बताया कि मैं शिक्षक हूँ और मेरा जन्म मेघालय में शिलोंग में हुआ है। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अभी कैसी आवाज आ रही है? जी सर एकदम आ रही है, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है ना? जी सर एकदम क्लियर आ रही है। अभी क्लियर आ रही है? जी जी जी। हाँ देखिए, हाँ मेरा जन्म ये आसाम जब था, ये 1948 में मेरा जन्म शिलोंग में ही हुआ था। 27 जून 1948 को मैं शिलोंग में जन्म था। मेरा पिताजी दादाजी यहाँ पर 1880 में शिलोंग आए थे और 1910 में हम लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया रहा यहाँ पर 1910 में। ओके। और हम लोगों ने बहुत पुराना अंग्रेजों के जमाने से यहाँ बिजनेस करते आ रहे हैं जी। और बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर ये पहाड़ी स्टेशन पर हम इसका साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी उठा रहे हैं। और मैं जब से अपने आप को समझने लगा हूँ, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, तब से मैं 1976 से ही बालिका विद्यालय का सेक्रेटरी रहा था। 28 साल तक सेक्रेटरी रहा मैं। जी। बालिका विद्यालय को चलाया 28 साल तक। आज भी मैं 5 स्कूलों को चला रहा हूँ। 5 स्कूलों में जो आर्य कन्या विद्यालय, आर्य विद्यालय, आरबी अनूपचंद हिंदी सेकेंडरी स्कूल। आरबी अनूपचंद की कहानी ऐसी है कि आरबी अनूपचंद में मैं 1954 में मैं खुद वहां से शुरू की थी अपनी पढ़ाई। 1954 में स्कूल से शुरू की थी। आज स्कूल को मैं संचालन कर रहा हूँ। आज वो स्कूल मेरे साथ 12 साल से मेरे साथ में मैं काम कर रहा हूँ। तो इस स्कूल में आज इस स्कूल की अवस्था बहुत ही अच्छी है। और प्राइवेट स्कूल, ये एक सरकारी स्कूल होने के नाते भी, और हम लोग जब मारवाड़ी पंचायत की तरफ से ये स्कूल की जगह दी हुई है, तो इस स्कूल के अंदर में जैसे और भी सरकारी स्कूल हैं उनका एजुकेशन बढ़िया नहीं है, लेकिन हम लोगों का 100% रिजल्ट आप मैट्रिक में। सर आपकी बोलिए। जस्ट एक सेकंड, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी, बोलिए सर। ठीक, मेरी आवाज कट रही है बिल्कुल जी, अब एकदम साफ है। हेलो जी सर बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी सर। हाँ ठीक है। तो ये 5 स्कूलें मैं अभी भी देख रहा हूँ और इसके अंदर में अभी हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी विद्यालय कांची कामकोठी स्वामी जी जो हैं अपने शंकराचार्य जी, उनके सानिध्य में हम एक इसके यहाँ पर बहुत बड़ी स्कूल बना रहे हैं, जो कि प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक उसके अंदर में सारी पढ़ाई होगी। और उसमें करीब करीब 40 करोड़ रुपए का खर्चा है और वो 10 करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, बिल्डिंग बन चुकी है। ये लॉकडाउन होने के कारण काम थोड़ा रुक गया था और हम लोग दिन रात उसमें लगे हुए हैं। तो एक बेसिस पे हम जाने तो हमारा जीवन का बहुत सा पार्ट 40 वर्ष मैंने इस शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है। 40 ईयर्स, 10-15 साल नहीं, 40 साल तक मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है मैंने। तो मेरे को अनुभव वाली बात मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे को इसमें एक इंटरेस्ट है, मेरे को एक लगाव है। इस लगाव के कारण मैं इनके साथ में लगा हुआ हूँ और मेरे बच्चों के साथ में, मेरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं
ज्यादा जी करके सर। गरीब परिवार से आए हुए बच्चे हैं, और जी मैं उनको ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि उसको देखने वाला बहुत कम आदमी मिलते हैं। जी सर। तो हम चाहते हैं कि जिसको कम देखने वाला हो उसको हम थोड़ी सी कोशिश करें, तो हमारी कोशिश से शायद उनका दिन खुल जाए। हम जी जब सर। जाते हैं स्कूलों में, तब मीटिंग होती है, तब बताते हैं उनको कि भाई हमारे देश का तो एक इतिहास बना हुआ है। अब्दुल हम्म। कलाम जैसे जो एकदम गरीब परिवार से आए थे और हम्म। देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। हम्म। लाल बहादुर शास्त्री जो एक तैर करके आके पढ़ाई करते थे फिर चले जाते थे, जी सर। तो वैसे आदमी देश के प्रधानमंत्री बने। अभी नरेंद्र मोदी, नए नए में नरेंद्र मोदी जी, जो कि एक बहुत सुलझे हुए आज विश्व के बहुत प्रसिद्ध लीडर है हमारे देश के। जी। और हमें गर्व है कि आज नरेंद्र मोदी जैसे लीडर हमको मिले हैं। जी सर। तो ये एक इस परिवार के लिए कोई बात नहीं है कि जो भी कुछ होता है परिवार से कुछ नहीं होता है, अंतर अंतरात्मा, अंतरात्मा क्या कर सकती है वो ही देखने की चीज है। और भगवान देता है तो वो बच्चों के लिए सर। भी वरदान वरदान बनकर रहता है। इसी संदर्भ में जी सर। मैं ये अपने पूर्वोत्तर हिंदी एकेडमी, पूर्वोत्तर हिंदी एकेडमी 12 साल से मैं चला रहा जी हूँ। इसके अंदर में हम जी लोग हर सर। साल एक राष्ट्रीय अधिवेशन में करते हैं, मई महीने के लास्ट में। इस साल भी निर्धारित था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसे हमें हटाना जी पड़ा, रोकना पड़ा। तो उसके अंदर में जी सर। देश से 21 स्टेट से सर आप सर सर जस्ट एक सेकंड। सर आपके साइड से आवाज सर आपके साइड से आवाज बहुत कट रही है। हेलो। और जी। मैं जस्ट एक देखता हूँ यहाँ जी जी सर। पर तकलीफ है, ये दूसरी जगह जाने पर शायद नेटवर्क ठीक आ जाए। जी सर। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी आवाज ठीक आ रही हाँ है? अभी आवाज अच्छी आ रही है। आपकी आवाज ठीक आ जी रही है ना? अब ठीक आ रही है। तो मैं आपको वही बता रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र से, हिंदी के क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और हिंदी के क्षेत्र में मैं हर साल, जी हम लोग जो यहाँ पर अधिवेशन करते हैं, जी सर। उस इस अधिवेशन में 125 से 150 डेलीगेट्स बाहर से आते हैं जी और सभी विद्वान हिंदी के होते हैं। उसमें हम लोग गद्य पद्य राइटिंग लिटरेचर्स वगैरह सभी का हम लोग करीब डजनों किताबें, तो उनकी लिखी हुई पुस्तकों का लोकार्पण हम करते हैं यहाँ पर जी उस समय में। और इस आज तक 12 वर्ष में करीब 150-200 किताबें हम लोग लोकार्पण कर चुके हैं। अच्छा। तो ये हमारे एक स्वभाव में घुस गया है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान बिना हिंदी के हिंदुस्तान अधूरा है। जी तो सर। हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान के लिए हिंदी बहुत जरूरी है। और हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो हिंदी क्षेत्र है। जी यहाँ पर हिंदी बोलने वाले केवल 10-15% आदमी है। फिर भी ये लोग जो यहाँ के लोकल आदमी है वो हिंदी से बहुत प्यार करते हैं और हिंदी बहुत शुद्ध बोलते हैं। इसमें कई तो पीएचडी हो गए हैं हिंदी के अंदर में। जी सर। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं लोग इस क्षेत्र के अंदर में। इस क्षेत्र की जो जनता है, कि मैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ आपको शॉर्ट में बताना जी सर। चाहूंगा जी सर। कि इस क्षेत्र की जनता है बहुत ही साधारण स्वभाव की है और बहुत साफ सुथरे रहने वाली है। जी इनमें कोई गंदगी नहीं है, इनके अंदर में कोई मैल नहीं है, न दिल में मैल है न शरीर पर मैल है इनके। और ये जो यहाँ की जो सुंदरता है, ये एक स्वर्ग है अपने आप में। जी सर। ये ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है सभी मेघालय वासियों के लिए। और हम अपने आप को गर्वित समझते हैं कि हम ऐसी जगह पे हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर हमारी जिंदगी का बहुत बहुमूल्य समय हमने यहाँ पर बिताया है जी और अभी लास्ट तक बिताते जाएंगे। जी तो इस क्षेत्र के लिए हिंदी के इसी संदर्भ में मैंने 5 किताबें भी निकाली है, अच्छा। 5 पुस्तकें मैंने प्रकाशित कराई है। जैसे पहली करी थी जयंती शक्तिपीठ। यहाँ पर एक शक्तिपीठ है जी सर। जो यहाँ से शिलोंग से करीब 60 किलोमीटर दूर। जी सर। यहाँ पर जयंती माँ जयंती शक्ति जयंती भद्रकाली का एक मंदिर है यहाँ पर, जो 51 पीठ के अंदर में आता है। और उस मंदिर के अंदर में वो करीब मंदिर 1400 बरस से यहाँ पर उसकी पूजा पाठ होती है और वो एकदम ट्राइबल एरिया के अंदर है। फिर भी उस मंदिर के अंदर में हरदम पूजा पाठ वगैरह होती रहती है। हम लोग उसका जीर्णोद्धार भी कराया है, हम लोग गए हैं उसके अंदर में। उसके बारे में एक किताब लिखी थी मैंने पहले। उसके बाद में मैंने लिखी थी भावांजलि। मेरे पिताजी की डेथ के बाद में मैंने उनके नाम से एक भावांजलि किताब निकाली थी। जी और उस किताब के अंदर में भी हमारी कविताएं वगैरह, मेरे कविताओं का मैं बीच में बताना चाहता हूँ कि सर। मेरे को कविताएं करने का बहुत शौक है। जी कवि सम्मेलन वगैरह करने के लिए मैं दूर दूर जाता भी हूँ।
कभी सम्मेलन का संचालन भी करता हूँ, और कुछ कविताएं भी अपने आप जितनी टूटी फूटी जो मेरे को आती है वैसे बोल बाल के मैं सबको खुश कर देता सर हूँ। मैंने कुछ कुछ ये सुनी मेरा है, स्वभाव है। मैंने कुछ सुनी है यूट्यूब पे। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। आपने सुनी है तो शायद अच्छी लगी हो जी तो सर। आप और ये उसके बाद में मैंने अभी एक किताब लिखी थी, व्हाट इज इंडिया। ओके। व्हाट इज इंडिया के अंदर में मेरा लिखा हुआ कुछ भी नहीं था उसके अंदर में, वो सारा एक संकलन था। वो संकलन इस टाइप का था कि हमारे भारतवर्ष के लिए विदेश के, वर्ल्ड के वैज्ञानिक लोगों ने क्या कहा है, और हमारे भारतवर्ष को आज से नहीं सैकड़ों बरस से इसको विश्व गुरु ही माना है उन्होंने। जी आज हम कुछ भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं। आज के जितने वैज्ञानिक, हमारे संसार के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, यूके के, सभी जगह के, सभी ने उनका हमारे व्हाट इज इंडिया के अंदर में उन्होंने बताया है कि भारत क्या किस स्थिति में था, किस स्थिति में है, और किस स्थिति में जी रहेगा। सर। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। और इसके बाद में मैंने एक किताब लिखी, अभी मेरे ऊपर में एक किताब हमारे चाहने वालों ने लिखी जी है, सर। बिमल बजाज, वो क्या नाम, उस किताब के अंदर में मेरे घर के बारे में, मेरे परिवार के बारे में सर आपकी सब कुछ आवाज, उसमें लिखा हुआ है। सर आपकी आवाज फिर से कटने लगी है। हाँ, ये मेरा व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखी हुई है ये किताब है। और इस व्यक्तित्व और कृतित्व के अंदर में मेरे बारे में बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। इसकी प्रति आप बोलेंगे तो आपकी संस्था का आप एड्रेस मेरे को भिजवाइए, मैं कुछ किताबें आपको भिजवाऊंगा यहाँ से। जी सर। तो ये इसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये है व्यक्तित्व एवं कृतित्व की, ये है व्हाट इज इंडिया। जी सर। ये हमारी व्हाट इज इंडिया किताब है। जी सर। और ये भावांजलि, जी सर। और ये है मेरी जयंती शक्तिपीठ। अच्छा। ऐसे ही ये 4-5 किताबें हैं, और पत्रिकाएं वगैरह तो बहुत पत्रिकाओं में मैं भाग लेता हूँ, मेरा लेख लिखते रहता हूँ। यहाँ पर जो यहाँ के दैनिक दैनिक जो पत्र है, दैनिक जो रोज की जो खबर आती है, उस खबर के अंदर में मेरा लेख बराबर हफ्ते में एक दो लेख मेरा आता ही रहता है। जी सर। अभी कोरोना के बारे में मैंने कम से कम 10-15 लेख लिख चुके हैं मैं। तो इसको सभी ने सराहा भी, अच्छा भी लगा। कोई सराह देता है तो हमें खुशी होती है, थोड़ा सा भाई अच्छा लगा, इतना बोलने पे हमारा भाव बढ़ जाता है। ये तो इसी तरीके की चीज है, और इसी लाइन में मैं लगा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे जीवन में मेरा यही काम करता चाहूँ। आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से आप पूछिए। जी सर। सर जैसे आपने अपने लाइफ के बारे में बताया कि आपके लाइफ में हिंदी का क्या महत्व है, सो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे एज अ टीचर, एक तो हमने एज अ स्टूडेंट सीखा, फिर आपने एज अ टीचर, एज अ मेंटर अपना पूरा 40 साल का लाइफ, अभी 12 साल पूर्वोत्तर हिंदी अकेडमी, अभी जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम में हिंदी का एक जो साहित्य है, हिंदी साहित्य का जो एक वैल्यू है, या फिर नए जो हम लोग के उम्र के जितने लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में हिंदी को लेके जो भावना है या हिंदी को लेके जो प्रेरणा है, उसको देख के आपको क्या समझ आता है, एक ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये चीजें थोड़ी सी एक बार आप अगर एड्रेस करेंगे तो लोगों के लिए अच्छा होगा। देखिए, ऐसा है कि आज से करीब 10 साल पहले जो अवस्था थी हमारे देश की, जी सर। उसके अंदर में हिंदी को बहुत कम महत्व दिया जाता था। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जब फॉरेन में जाकर के विश्व के किसी भी पटल पे जाकर के हिंदी में भाषण देते हैं, जी सर। तो हर आदमी के मन में यह आता है कि हम हिंदी में कुछ बोलें, और हिंदी से लगाव उनका बढ़ते जा रहा है। और हमारे स्कूलों में तो मैं बता रहा हूँ कि जो ट्राइबल्स, जिसकी भाषा आपको समझने में बड़ी मुश्किल होगी, वो लोग भी आज हिंदी में से इतनी अच्छी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं कि उनको ये लगता है कि हम लोग, वो हमसे अच्छी हिंदी बोल पा रहे हैं, हमसे अच्छी हिंदी वो लोग बात कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और बच्चे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल के अंदर में हिंदी के अंदर में 4 मार्क्स है। अच्छे अच्छे जो ट्राइबल्स बच्चे हैं और हमारे जो दूसरे बच्चे हैं, स्कूल ये 80% एबव, 90% एबव मार्क लेके आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हिंदी, एज ए स्टूडेंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिना हिंदी के हिंदुस्तान का कोई महत्व नहीं है। हम हिंदी बोलेंगे, हिंदी सीखेंगे। हिंदी, जब मेरा लड़का जब फ्रांस गया था तो उन्होंने उसको पूछा, तो उन्होंने कहा कि आई एम फ्रॉम इंडिया, बोले आई डोंट फॉलो योर वर्ड।
आपका कौन सा भाषा है, आप उसमें बोलिए। बोले आई एम फ्रॉम इंडिया। बोले आपका भाषा है कि नहीं है? बोला मेरा भाषा हिंदी है। आप हिंदी में बोलिए, डोंट स्पीक इन इंग्लिश। ओके। तो उन्होंने जब इतनी जोर से फ्रांस का आदमियों ने जब ये बात कही, हमें मेरे गर्व से मेरा छाती फूल गई कि हम लोग हम कहाँ है। देखिए कि हम लोग आज हमारे हिंदी हिंदी के लिए फ्रांस वाले भी बोलते हैं कि आप अपनी मातृभाषा में बोलिए। आज मातृभाषा का महत्व सब जगह है। एक माँ और मातृभाषा, दो ही चीज दुनिया में सबसे बड़ी होती है। आज कोई भी बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ में कभी मदर फादर कुछ नहीं बोलता है, माँ ही बोलेगा। तो चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिलिपीन हो, कोई भी बच्चा हो, वो माँ ही बोलेगा। तो ये माँ वर्ड जो है हमारे एक हृदय से निकलता है, और ये हिंदी का मेन बिंदु है। इस माँ वर्ड से बहुत बड़ी, ये हमारे हृदय से निकल करके हमारे मगज के अंदर में ये टच करता है। हम स्कूल के अंदर में बच्चों को ये बताते रहते हैं कि हिंदी हमारी बहुत सर्वोपरि है, लेकिन हमें सभी भाषा को सीखनी है। यदि हम ऐसा न हो जाए कि हम कहीं जाके बिछड़ जाए, कहीं जाके पिछड़े जाए, हम कहीं के पीछे रह जाए, नहीं, हमें आगे बढ़ना है। हम हिंदी हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन बशर्ते ये है कि हम सभी भाषाओं का ज्ञान अपने पास रखेंगे। मैं अभी 5-6 भाषा बोल लेता हूँ, तो इसमें बोलना और लिखना और सोच समझना, उस पर बहुत अलग अलग चीजें। फिर भी हिंदी अपनी जगह में बहुत अच्छी अच्छी तरक्की कर रही है आज के दिन। जो पहले 50 साल में नहीं की, वो ये अभी 10 साल में कर रही है। सर, हमारे एक व्यूअर ने एक सवाल पूछा कि जैसे उनका जो हिंदी का लेखनी है, इसको अगर वो बेहतर करना चाहती है, जो कि हमारा एक सवाल भी है कि अगर बेहतर करना है तो जैसे मैंने सुना है कि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, चाहे आप किताब पढ़िए, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा नया सीखेंगे, और जो आपका है वो और बेहतर होता जाएगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल पढ़ने से ही गुणना होता है। 10 बार पढ़ेंगे तो एक बार गुणा जाएगा माथा में। ठीक है। और जब वो पढ़ेंगे, आप जितनी बार पढ़ेंगे तब आपके हृदय में छपेगा वो, और हृदय में छपेगा तब उसको आप शुद्ध, और उसको उसका उच्चारण, और उसके अंदर से आप उस एक हिंदी के वर्ड से आप 10 वर्ड और ऐसे नए वर्ड का आविष्कार कर सकते हैं कि आपको पढ़ने से ही आपको फायदा होगा। बिल्कुल जरूरी है, पढ़ना आपको जरूरी है, लेकिन पढ़ने के टाइम में कंसल्टेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। आप बहुत सोच समझ के खाली ऐसे ही बस पढ़ रहे हैं, इधर चाय ले आओ भैया, उधर पकौड़े ले आओ, वो सब बोलने से नहीं होगा। आप 10 मिनट पढ़िए, लेकिन खूब अच्छे से एक पैराग्राफ पढ़िए। एक पैराग्राफ पढ़ करके आप सोचिए, समझिए उसके अंदर में कि उसमें क्या है। उसके बाद में यदि आपके उसको एक पैराग्राफ से आपको कम से कम 2 पेज या 3 पेज लिखने की ताकत मिलती है, तो आपका पढ़ा हुआ सार्थक होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हिंदी को पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ने के बाद उसे गुणना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, हमारे पिताजी थे, भाई तुम नहीं गुणोगे तो पढ़ोगे क्या। तो गुणना बहुत जरूरी है, उसको अंदर में लाना बहुत जरूरी है। अंदर में ला करके उसको आविष्कार करना, नई नई चीजों को आविष्कार करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। और बोलिए साहब। जी, तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है, तो इसी तरीके से लोगों की अपनी खुद की जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती है उनसे, उसको लोग कैसे सुधारे? जैसे अगर मैं बात करता हूं कि कुछ हम लिखते हैं, तो लिखने में जो लेखनी की गलतियां होती है उसको कैसे सुधारा जाए? देखिए, लिखते समय हम लिख जाते हैं, और लिखने के बाद में जब हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उसमें 1-2 गलती निकलेगी। इसलिए आप वाला सवाल पहले वाला फिर से आ जाता है कि आपको पढ़ने से ही गलतियां निकलेगी। उसको आप खुद पढ़ेंगे, खुद पढ़ने के बाद में आप उसकी गलती खुद निकालेंगे, न कि दूसरा निकाले। आपके दूसरे के पास तो चली जाएगी, उसके बाद तो गलत सही जो भी है उसके बाद में वो आपको बताने नहीं आएगा। इसलिए आपको उसको 3 बार 4 बार पढ़ करके उसको गुण करके उसकी गलती को अपने आप निकालना है। तो गलती हम खुद निकालेंगे, हमारी लिखी हुई चीज के अंदर से हम गलती निकाल के सोने को हमें खुद सोचना है, खुद सोच करके उसे प्योर 24 कैरेट का करना है। ठीक है, ये हमारे हाथ में है, ये दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा इसको। सर, हमने आपसे बात की थी कि हम कुछ आपका लिखा हुआ सुनना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि ये जो लॉकडाउन का फेज है, इसमें आपने बहुत सारी चीजें लिखे हैं, तो लॉकडाउन से स्टार्ट करते हैं कि सर इस लॉकडाउन में जो सिचुएशन है, इसके बारे में आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं, लॉकडाउन में तो देखिए, मैंने जो लिखा है कि
जैसे मान लीजिए हम आज घर के अंदर में हम लोग बाहर बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस करते हैं या स्कूलों में जाते हैं, तो हम सारे स्कूलों में सुबह निकलते थे, शाम तक हमको 5 स्कूल में जाना है, तो शाम हमको होते होते शाम हो जाती थी। आज हम घर के अंदर में एकदम बंधे हुए हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कि हमारे बच्चे, पोते पोती, दोता द्वितीय, नाना नानी सभी हमारे घर में जो हैं, उनके साथ में हमारा आत्मीय प्रेम क्या है, उसका हमें पता लगा आज के दिन इस लॉकडाउन के अंदर में। इस लॉकडाउन से हमें नुकसान भी है, फायदा भी है। फायदा आप यदि दोनों तरफ जोड़ेंगे तो दोनों बराबर बराबर है, कम नहीं है। फायदा भी है हमें, और फायदा सबसे बड़ा ये है कि हम अपने आप को बचाकर हम अपने संसार को, अपने देश को बचा रहे हैं। तो लॉकडाउन को मानना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है। हम इस लॉकडाउन के अंदर, आज मेरे को 23 मार्च से हम लोग घर के अंदर ही है, मैं बाहर नहीं निकला, क्योंकि मेरी ऐसी एज हो गई कि बाहर निकलना ठीक नहीं है, मना कर रहे हैं। तो कोई मना कर रहा है, इसका मतलब ये बात में तथ्य है। तो मैं बाहर नहीं निकला, तो मैंने कुछ तो सीखा होगा घर में बैठ कर। जी सर। तो मैंने सीखने के लिए, जैसे आपको बताया कि मैंने पेपरों के अंदर में लिख लिख के रोज भेजता हूँ, कुछ कागज भेजता हूँ। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी का उस दिन राष्ट्र के नाम संदेश आया, तो मैंने उनको उन्होंने लिखा कि 5 बजे तक हमको सुझाव भेजिए। तो हमने कुछ सुझाव अपनी तरफ से भेजे, उसमें से कोई माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन हमारा माइंड तो उसमें काम करने लग गया ना। जी सर। तो हम निकम्मे नहीं बैठे थे। तो हम लॉकडाउन के अंदर में, हम घर के अंदर में थे, घर के अंदर रह करके हम बहुत कुछ राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ कर रहे थे। हमें पता लग रहा था कि कौन आदमी कहाँ पर तकलीफ में है। हम जाकर के, हम खुद नहीं जाते हैं, किसी को भेज करके उनको राशन पहुंचाना, उनसे बातचीत करना, उनको यह करना, उनको समझाना कि भाई आप रास्ते में पैदल मत जाओ, आप बिहार तक पैदल जाओगे तो रास्ते में बहुत तकलीफ पाओगे। आज हमारे देश के अंदर में एक अवस्था आ रही है कि आदमी लोग बिना कुछ समझे बूझे बाहर सड़क पर निकल गए हैं। मरना तो है ही, अरे ऐसे मरने से नहीं होगा। अब भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन दिया है, तो आप अच्छी तरह जियो। सरकार हमारी लगी हुई है, 135 करोड़ आदमियों को संभालने के लिए समय लगता है। तो ये हमारा भी फर्ज होता है कि हम भी कुछ आगे बढ़ करके सरकार के लिए, देश के लिए कुछ आगे बढ़ के करें। तो ये हमारा फर्ज को समझते हुए हम इसको यदि आगे बढ़े, तो लॉकडाउन में हमें नुकसान नहीं हुआ है। लॉकडाउन को अमेरिका ने नहीं माना। हम घर के अंदर बैठ करके हम इस चीज का विचार कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन से हमें क्या मिल रहा है, क्या खो रहा है। दूसरा बात यह है कि हमारे बच्चों के साथ में, जो हमें पता नहीं था कि हमारे बच्चों के अंदर में क्या गुण है। हम दुनिया को पढ़ाते हैं, दुनिया के 5,000 बच्चों के साथ में हम देखते हैं, लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिला था कि अपने पोता पोतियों को भी हम संभालें, वो क्या पढ़ रहे हैं। तो आज इस लॉकडाउन के अंदर में हमें यह पता लगा कि हमारे पोता पोती कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और हम उसमें उनको क्या सहयोग कर सकते हैं। आज एक बुजुर्ग आदमी क्या सहयोग उनको कर सकता है। तो ये सहयोग करने वाली बात भी हम इसमें लॉकडाउन में सीखे हैं और कर रहे हैं। और देश के लिए और राष्ट्र के लिए हमें यदि कुछ भी करना हो तो हमें बिल्कुल खड़ा होकर के करना चाहिए। राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है, इसके ऊपर हमारा कुछ भी नहीं है। मैं तो राष्ट्र के नाम पर अपना शरीर का एक एक कतरा कतरा बूंद का भी खून का देने से तैयार हूँ। मैं राष्ट्र के साथ हूँ, राष्ट्र के साथ मिलकर रहना चाहता हूँ। जी सर, इसके अलावा जिंदगी के ऊपर अगर आप कुछ सुनाए तो आप अच्छा रहेगा, आपने जो अपने लाइफ में लिखा है। मैं कुछ तो एक तो पहले आपको बताऊंगा किसानों के बारे में। किसान जो हमारे देश के हमारे जो अन्नदाता है, जिसके लिए सरकार हमारी बिल्कुल लगी हुई है, तो उस किसान के बारे में मैंने कुछ लिखा है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जी सर। सुनो सुनो रे देशवासियों, कहानी धरती के भगवान की, अन्नपूर्णा के संतान की, समस्त विश्व के पालनहार की। निश्चित खबरें आती है, आत्महत्याएं की जाती है, वारे देश के भाई हमें शर्म क्यों नहीं आती है। ये पहले की है, जब मोदी जी आने के पहले जो आत्महत्याएं होती थी उस समय की बात है। आज भी होती है लेकिन कम होती है। अब हमें सब मिलकर के किसानों का अस्तित्व बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को ये सच कर दिखलाना है। अन्न बिना पेट नहीं भरेगा, ये विश्व को बतलाना है। प्यारे प्यारे बच्चों के मन में
जय किसान जय जवान को बढ़ाना है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर नई सोच और जोश को लाना है। हर किसान बच्चे को आत्मसम्मान दिलाना है। विज्ञान के चमत्कार को अब इस धरती पर हमें लाना है। धरती के भगवान को, भारत माँ की संतान को, देश के पालनहार को, हर प्राणी के प्राण को नमन करके हम देश को आगे बढ़ाना है। ये हमने लिखा था। और एक हमने लिखा था बेटियों के बारे में। जो हमारी बेटियां होती है, बेटी है तो कल है, बेटी के बारे में लिखा था। गर्भ में पलती बेटी की पुकार, माँ मुझे जन्म से पहले ही मार देगी। एक बेटी पूछती है अपनी माँ से कि माँ क्या तू मुझे जन्म से पहले ही मार देगी? क्या मुझे धरती पर नहीं आने देगी? यह धरती निर्वंश हो जाएगी और तेरा मुंह भी काला हो जाएगा। यह जग सारा वीरान हो जाएगा। यह घर संसार कैसे चल पाएगा? यदि तुम्हारी माँ भी कुछ ऐसा ही करती तो क्या तुम इस धरती पर होती? बहुत समझाया बेटी बेटियों में फर्क रखने वालों को। अब समय आ गया है इन्हें कड़ी सजा दिलाने को। उठो तैयार हो जाओ, अपने भारत को खुशहाल बनाने को तैयार हो जाओ, बेटे बेटियों का फर्क मिटाने को। ऐसे करके मैंने कुछ कविताएं लिखी है और भी बहुत सी कविताएं हैं मेरी। जी सर। तो जैसे 125 करोड़ देशवासियों की आवाज, ये मैंने एक लिखी है। जी सर। इस धर्म भूमि से पहले देश के गद्दारों को निपटाना है। इस धर्म भूमि से पहले हमें इस देश के गद्दारों को निपटाना है। फिर मरे हुए खूंखार देश के दुश्मन पड़ोसियों को मार भगाना है। जो हमारा देश का दुश्मन है वो तो मरा हुआ ही है, उसे मार के भगाना है। पत्थर मारने वालों को अब यह खुले आम बतलाना है। वीर सिपाहियों की गोली से अब तुम्हें मिट्टी में मिल जाना है। भारत के दुश्मन तो खुद ही भूखमरी से मरे हुए हैं। कंगालियत के बोझ तले दबे हुए कर्ज में फंसे हुए हैं। इनकी अंतिम यात्रा अब तो कब्रिस्तान तक पहुंचाना है। पत्थर मारने वालों को जन्नुम अब गोली से पहुंचाना है। वीर सिपाहियों पर हाथ उठाने वालों को कुत्तों की मौत मर जाना है। तो यही तमन्ना हर देशभक्त कर्णधारों को अब पूरा कर दिखलाना है। राजनीति का यह चक्कर अब हमें सदा सदा के लिए मिटाना है। राम कृष्ण की धरती पर परचम अब राम राज्य का फैलाना है। तो ये ऐसे कुछ कविताएं मैंने लिखी है। और भी बहुत सी कविताएं हैं। तो कविताएं सुनाएंगे तो फिर और प्रोग्राम में बात और कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो। हम लोग पूरा समय अभी आपको सुनने के लिए हैं। ये हमने जो सेशन रखा है वो आपको सुनने के लिए रखा है। बिल्कुल। चलिए, आपका ये बहुत बड़ा, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आप सौभाग्य हमारे लिए है। एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। अपने व्यापारियों को भी लिखा है हमने। कर्मवीर धर्मवीर कर्मवीर दीप की ज्योत जलाने वाले, सेवा के अमृत से जग को स्वर्ग बनाने वाले, त्यागी दानी व्यवसायी जनता के सेवक सच्चे, अपनी मेहनत से धरती का श्रृंगार सजाने वाले। राष्ट्र तुम्हारी ओर देखता, जागो राष्ट्र दुलारे, विपत्ति आपदा ग्रस्त मनुष्य के बन जाओ रखवाले। तो ये हमने उनको भी लिखा है, अपने व्यापारी भाइयों को भी लिखा है। तो ऐसे करके हमने हिंदी के बारे में भी एक बार लिखा हमने। हर दिल में हिंदी को बिठाया जाए दोस्तों, मेघालय हमारे देश में कुछ करके दिखाया जाए दोस्तों। भाषाओं के समूह में हिंदी का दीप जलाया जाए दोस्तों। विश्व में हिंदी को सबसे ऊंचा दर्जा दिलाया जाए दोस्तों। मम्मी पापा जैसे शब्दों को हर बोल से हटाया जाए दोस्तों। माँ बाबूजी को फिर से हर घर में दोहराया जाए दोस्तों। सारे राष्ट्र को हिंदी में बनाया जाए दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग घर में अपने माता पिता को मम्मी डैड बोलते हैं। तो ये शोभा नहीं देता, हमें शोभा देता है माँ बाबूजी, पिताजी, माताजी,
यही सब शोभा देता है। लेकिन चलिए, हम थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे तो हमारी सभ्यता को फिर से वो सीखेंगे बच्चे। तो अभी ये लॉकडाउन के अंदर में हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें प्रयास करें। हम सारे देशवासियों से ये आग्रह करेंगे कि लॉकडाउन में आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने समय को, सबको दीजिए। और आपने जो अच्छी अच्छी बातें आपके माता पिता से सीखी है, उन्हें आप उनको बताइए, ताकि वो आगे बढ़ करके एक अच्छे इंसान हमारे देश के बन पाए और हमारे देश का नाम उजागर कर पाए। जी तो यही मैं सब बातों के साथ में आपको, और कोई आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए, मैं सर, बताने को तैयार हूँ। जैसे कि एक होता है ना कि संस्कार, जिसको हम पूछते हैं संस्कार, संस्कार का आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व? जैसे कि आपने अपना पूरा जिंदगी बिताया है हर एज ग्रुप के साथ, अपने एज ग्रुप के साथ भी, बच्चों के साथ भी, अपने से छोटों के साथ भी। सो संस्कार जो हम कहते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना, इसका कितना अहमियत है, कितना महत्व है इस चीज को लेके कि संस्कार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना चाहिए? देखिए, संस्कार एक ऐसी चीज है जो हमको अपने माता पिता से मिली है, जी और हम अपने बच्चों को हम दे रहे हैं। और जिसमें से वो क्या होता है कि 90% तो उड़ जाता है, 10% उनको मिलता है। जी तो हम कोशिश करें कि उनमें से ज्यादा संस्कार हमारा उनको दें। और हमारा संस्कार क्या है आज के दिन में? आज के दिन में हमारा संस्कार एक ही है कि हमारा नंबर 1 राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। देशभक्ति को, देश के लिए, हमारे देश के लिए कोई यदि कोई गलत गलत बात बोलता है तो उसे हम लोग एकदम बर्दाश्त न करें। हम बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि किसी भी प्राणी के साथ में गलत बातें न करें। हमें जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। हम सब जाति, हमारे सब जाति एक, हमारे लिए सब जाति एक समान है। जाति की बात तो हमारे रामायण में भगवान राम ने खत्म कर दिया। सबरी के बेर खा करके जातिवाद कहाँ था वहां पर? ये तो हमारे पंडितों ने जातिवाद फैलाया था। जी सर। यहाँ पर मैं, जब यहाँ बस्ती में मैं गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी 89% क्रिश्चियंस है यहाँ पर, अभी हिंदू कम है। और स्वतंत्रता के पहले सब यहाँ पर हिंदू थे मैक्सिमम। तो मैंने एक सवाल पूछा था उनसे कि भाई आप क्यों क्यों आप क्रिश्चियन बने? तो उन्होंने बताया कि मैं, जब हमारे दादाजी की मौत हुई तो हम लोग आपके पंडित के पास गए कि उनका संस्कार करा दो। उन्होंने हमें साफ ना कर दिया कि भाई तुम कौन जात के हो, तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे हम, तुम्हारे घर तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुमको हम छुएंगे नहीं। उस समय उनको वो कोरोना बीमारी लग गया था, उसी समय छूना नहीं चाहते थे वो। तो उसी छूने के लिए लेकर के हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी हमारी जो संस्कृति है इतनी नीचे गई थी। आज फिर हम उस चीज को वापस कर रहे हैं, उठ रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम ऊपर ऊपर उठ करके इसको, संस्कार को दे रहे हैं, और बच्चे हमारे संस्कार को मान रहे हैं। और हमारे जो रामायण, जो हमारी जो कथा है, किताब है, जो हमारी रामायण बुक है, इसके अंदर में पूरा संविधान है हमारे देश का। रामायण के अंदर में पूरे देश का संविधान है। हमारा जो बाबा आम्बेडकर ने लिखा है वो सारा संविधान रामायण के अंदर में है, जो कि 500 वर्ष 700 वर्ष पहले हमारे तुलसीदास जी ने लिख दिया था उसके अंदर में। तो आज उसमें से एक पंक्ति, एक दोहा यदि हम अपने बच्चों को इस लॉकडाउन के समय में एक एक पंक्ति, एक एक दोहा उनको समझाएं और उस पर विश्लेषण करके उनको आज की दुनिया के साथ जोड़ें, तो शायद हो सकता है कि हमारा लॉकडाउन बहुत साकार हो जाएगा। इसके साथ ये साकार हो जाएगा। संस्कार सबसे बड़ी चीज है, बिना संस्कार के कुछ नहीं होना है। जैसे अगर मैं बात करूं हिंदी संस्कृति की, तो हमारे हिंदी संस्कृति में एक किताब है श्रीमद् भागवत गीता। लोग कहते हैं कि उसमें जीवन का पूरा सार है। सो आपने जो अपनी जिंदगी को जिया है, आपके हिसाब से भागवत गीता अभी के हमारे एज के बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? कि अगर हम भागवत गीता सोचते हैं पढ़ने का, अंग्रेजी की तो बहुत सारी किताबें हम पढ़ते हैं, पर भागवत गीता पढ़ने का या भागवत गीता से कुछ नया सीखने का क्या महत्व होना चाहिए, या क्या हमें पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, भागवत गीता एक भगवान के मुख से निकली हुई ऐसी पुस्तक है जो एक साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार है। इसके अंदर में हमें यह बताया गया है कि हमें, भागवत गीता में कुछ नहीं है, हमें यह बताया गया है कि हमारा कर्म, जो हम कर्म करेंगे उसी से हमारा वर्ण बनेगा।
हम यदि ब्राह्मण का कर्म करेंगे तो हम ब्राह्मण बनेंगे, हम यदि वैश्य का कर्म करेंगे तो वैश्य बनेंगे, हम यदि सिपाही का काम करेंगे तो देश के लिए सिपाही बनेंगे, हम यदि राजनेता का काम करेंगे तो हम राजनेता बनेंगे। तो ये कर्म कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो रामायण के अंदर में हमारे जो गीता के अंदर में भगवान कृष्ण ने एक ही बात कहा है, अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा तुम करो, तुम्हें मैं करूंगा, फल देने वाला तो मैं हूं, तुम फल की इच्छा मत करो, तुम कर्म करो। तो आज गीता का सार इतने में ही है कि आपको कर्म करना है, आप कर्म से पीछे नहीं हटना है। हमारे हमारे ऊपर में राजनेता, हमारे हमारे जो गार्जियंस है, हमारे लोग बड़े लोग हैं, वो हमको क्या बताते हैं, उनको सोच करके हम देखें कि उनमें कोई गलती नहीं है, उनको उनकी गलती ना निकालें, उनके उनके दिए हुए वचन को हम आगे बढ़े, आगे बढ़ करके उसको कर्म को करते जाएं तो शायद गीता पूरी 18 अध्याय हमारे हृदय में छप जाएगी। और गीता के अंदर में सबसे बड़ा चीज है कर्म। बिना कर्म के वर्ण वगैरह कुछ नहीं है। तो गीता का सबसे बड़ा सार मेरे हिसाब से एक ही है कि भागवत गीता पूरे संसार के अंदर में यदि कोई पुस्तक है हिंदू धर्म की तो सबसे सबसे ऊंची किताब तो है, तो सबसे ऊंची पुस्तक है, हमारा ग्रंथ है भागवत गीता। भागवत गीता के अंदर में सारे हमारे शरीर में जो होने वाले, हमारे दिनचर्या में होने वाले, हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी कुछ होने वाले, सारे मृत्यु के बाद भी सब कुछ वो ईश्वर के हाथ में है। और उसको कर्म को कहीं भी उसने नहीं लिखा कि आप चुपचाप बैठ जाइए, भगवान अपने आप आपके घर में रोटी भेज देगा, नहीं। उन्होंने बिल्कुल ये लिखा है कि आप कर्म कीजिए, कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा, आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। तो भागवत गीता का सार मेरे हिसाब से इतना ही है कि आपको कर्म करके रहना चाहिए। सर हमारे एक व्यूअर हैं, इन्होंने पूछा है कि जब हमारे अपने जब गलत समझने लगे और उन्हें समझाना मुश्किल हो जाए तो क्या क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है? क्या उन्हें बैठ के हर छोटी छोटी बातों को समझा कि हमारे अपनों के बीच जब झगड़ा हो जाता है या किसी बात पे वो नाराज हो जाते हैं, क्या हर बात पे उनको समझाना जरूरी है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि छोटे को बराबर चुप रहना चाहिए। एक बार चुप हो जाने से एक चुप्पी आपकी 50 समाधान एक साथ कर देगी। आपको चुप रहने से ही आपकी समाधान होता है। तो आप बड़ों के साथ में तर्क वितर्क न करें। जितना कम तर्क वितर्क करेंगे उतनी लड़ाई झगड़ा कम होगा आपका। तो तर्क वितर्क जितना बढ़ाएंगे उतना आपका लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा और उस लड़ाई झगड़े को आप रोक नहीं पाएंगे। तो तर्क वितर्क आप नहीं करेंगे तो आप शांत चुप रहेंगे, तो एकदम शांत रूप रहेंगे तो आपको उनको भी माइंड में अपने आप आ जाएगा कि मैंने तो गलती कहा था लेकिन लड़के ने चुपचाप बैठ गया तो कुछ बोला नहीं, इसका मतलब है इसके दिल में चोट लगी, तो आपके सिर पर आके हाथ फेरेगा वो और आपसे प्यार से बात करेगा। तो हमें ये चाहिए कि हमें ज्यादा उनसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। ओके सर, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि आज के जैसे सिचुएशन में अगर आप नए सीखे बच्चों को, अगर जो नए बच्चे हैं जो लिखना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा है पिछले 6-7 महीने में, साल भर में, कि लोग बहुत ज्यादा ओपन माइक में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कवि सम्मेलनों में जा रहे हैं। सो जो नए बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है, जो 18 से लेकर 26-27 साल तक के बच्चे हैं, तो उनके लिए आपका एक कोई अगर डायरेक्शन हो कि आप इस डायरेक्शन में बढ़ो, इस मार्गदर्शन के हिसाब से चलो, तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? देखिए, मेरे हिसाब से तो उनको कवि सम्मेलन में जाना चाहिए, कवि सम्मेलन में जाना चाहिए, लेकिन जिस कवि सम्मेलन को सुन के आए, देख के आए, उसको 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट अपने घर में बैठकर शांत दिमाग से सोचे कि आज मैंने इससे क्या पाया और क्या खोया। और यदि जो पाया उसको कलम पर उतार दें, कॉपी के अंदर में आप उतार ले, तो शायद वो किसी के लिए बहुत बड़ा ग्रंथ बन सकता है। तो ये आपको हर जगह जाना चाहिए, हर चीज को सुनना चाहिए, लेकिन जजमेंट करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि क्या आपने जो सुना है उसमें कितना हमको रखना है, कितना हमको निकालना है। जैसे आज कोई सामान होता है तो चावल, और चावल के अंदर में कुछ कंकर वगैरह रहता है, तो माताएं क्या करती है, कंकर निकाल देती है, चावल रख लेती है। तो उसी तरीके से हम लोगों को उसमें से जो भी कुछ गलत हो या अपने को गलत लगे, उस वर्डिंग को निकाल करके अपने से बड़े को पूछना चाहिए कि
पिताजी या दादाजी या चाचा जी जो भी है, कि आप, मैंने ये आज यहाँ पर ये सुना, मेरे को ऐसा लगा, आपकी क्या राय है? उनकी राय भी लेनी चाहिए, और लेकर के उसको कलम से लिख देने पर वो आपके लिए एक ग्रंथ बनेगा, आपके लिए नहीं पूरे इस देश के लिए ग्रंथ बन जाएगा, पूरे समाज के लिए ग्रंथ बन जाएगा, और वो आपको आगे बढ़ाएगा, और निश्चय हम एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ते जाएंगे हम लोग। तो इसको अपने को सोचना बहुत जरूरी है। सर जैसे अभी बहुत ज्यादा लोग हाइपरटेंशन की बात करते हैं, हाइपरटेंशन बीमारियां, तो एक शब्द है चिंता और एक चिंतन, आपके हिसाब से इसको लोग कैसे समझे कि चिंता करना या चिंतन करना, क्या करना आपके हिसाब से सही हो? देखिए, चिंतन करना तो बहुत बड़ी चीज है। ये तो एक ऋषि मुनि हम लोगों को सिखाए कि कोई भी बात का हम लोग चिंतन करें, बैठ के बात करें, उसको समाधान निकालें। और चिंता करने का कोई समाधान नहीं है। आप बैठ के चिंता करते रहे, आज हम ये चिंता करने लगे कि हमारे WHO ने बोला है कि इस कोरोना का कोई तोड़ नहीं निकलेगा, कोई दवाई नहीं निकलेगी, और आज इस चिंता के अंदर में यदि हम दिन पर दिन कमजोर होते जाएं और अपने शरीर को खो दें, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें चिंतन करना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग दूर रखकर अब बैठ करके, हमें सरकार जो तो अच्छे रास्ते बताएं उनको मान करके, हम दुकान में जाएं, कहीं पर जाएं तो हाथ धो करके, हाथ साफ रख करके, खाना खाएं तो हाथ धो के खाएं। तो ये सारी चीज पर चिंतन हम करें तो हमारा शरीर भी बचेगा, हम भी बचेंगे, हमारा देश भी बचेगा। तो चिंतन बहुत बड़ी चीज है। चिंता एक चिता में ले जाने वाली चीज है, और वो भी असमय पर। समय पर जाए तो कोई बात नहीं, दुनिया जाती है। चिंतन और चिंतन चिंतन करना ही एक मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज है। चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करने का सबसे बड़ा तरीका एक मेरे माइंड में जो है मैं बताना चाहता हूँ कि आप यदि सोने के पहले 5 मिनट तक अपने कपड़े के अंदर बिस्तर पर बैठ करके आपने आंख बंद करके सुबह से शाम तक आप सोचिए कि हमने आज दिन भर में किससे क्या बात की और हमने क्या क्या गलती की है। उसकी गलती नहीं, हमने आज क्या क्या गलती कही, आज हमने आपसे बात करने के अंदर में हमने क्या क्या गलती की, तो वो हो जाएगा चिंतन। उस चिंतन से हम अपने आप को सुधारेंगे, हमारी गलती सुधरेगी, और हमारा हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा देश सुधरेगा। तो ये मेरा मेरा मानना है, ये मेरे 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 मानने की बात यही है। जी सर। और तो चिंतन करना जरूरी है, चिंतन करना जरूरी नहीं है। सर जैसे हमारा ये 1 घंटे का सेशन था और सेशन एंड की तरफ जा रहा है, तो मैं लोगों की तरफ से, क्योंकि लोगों को मैंने कहा है सवाल पूछने, उनके सवाल थोड़े स्लो आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ उनकी तरफ से कि अगर जैसे मैं बात करता हूँ साहित्य की, सो एक साहित्य का क्या महत्व होता है लोगों की जिंदगी में, कि चलिए साहित्य अगर है, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो चाहे हिंदी लिटरेचर, लोग हिंदी से ज्यादा इंग्लिश को महत्व देते हैं आज के डेट में। ठीक है, उनका कहना होता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी में लोग अगर बात कर रहे हैं या कुछ समझना चाह रहे हैं तो गलत है। तो ये जो लोगों के मन में है, ये पद्धति क्यों है हिंदी को लेके इतना ज्यादा एक हीन भावना, या फिर इतना ज्यादा घिन के तरफ से लोग देखते हैं, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, हीन भावना नहीं है, ये उनका चिंता है, उनके अंदर में चिंता है, चिंतन कम है। अभी हम इंग्लिश के अंदर में भी बहुत अच्छे अच्छे वर्डिंग है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको हम इंग्लिश के माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ सकते हैं। और हमें इंग्लिश मीडियम से भी उसको सीखने के बाद में हमें अंदर तो हमारे जो आत्मा हमारी जो बोलती है, हमारे शरीर के, हमारे जो घर के अंदर जो भाषा हम बात करते हैं, उसी भाषा के अंदर मातृभाषा, मातृभाषा के अंदर में हमें उसको चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए हिंदी पढ़ना कोई हीनता का सवाल नहीं है, इंग्लिश पढ़ना कोई बहुत गर्व का बात नहीं है। इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, फारसी पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, पढ़ करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपको कहीं रुकना नहीं है, आपको पूरे संसार में घूमना है। संसार में घूमने के लिए एक सांसारिक भाषा जो है आज इंग्लिश बहुत बड़ी भाषा है, जो इंग्लिश में आज आप कहीं भी जाकर के रुक नहीं पाओगे। मैं मद्रास गया था, बहुत साल पहले की बात है, एक रिक्शे वाले को मैंने पूछा भाई कितना पैसा हुआ, तो वो तमिल समझता, कुछ नहीं समझता है, तो उसको मैंने इंग्लिश में बताया कि भाई हाउ मच मनी आई विल गिव,
नहीं समझा। फिर मैंने उसको बताया 5 रुपए, हाथ अंगली दिखाई, बोला 5 रुपए दे दूं, 5 रुपीज। तो उसने कहा नहीं 4 रुपए, 6 रुपीज दीजिए। तो वो समझ गया, वो भी इंग्लिश समझ रहा है। तो ऐसी भाषा को हमें न सीखने वाली बात तो गलत है। हमें हर भाषा को सीखना चाहिए, और मैं किसी भाषा से परहेज करना नहीं चाहता हूँ। मेरे दिल में हिंदी है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जो इंग्लिश सीखते हैं, जो इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनका भी बहुत आदर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो व्हाट इज इंडिया किताब लिखी है, ये इंग्लिश में ही है पूरी। ये पूरी इंग्लिश के अंदर है। तो इसके अंदर में जो एक से एक वर्डिंग है, आप मेरे को एड्रेस देंगे, मैं आपको भिजाऊंगा ये किताब, तो आप पढ़िएगा इसको अंदर में। तो ये इंग्लिश, कोई भी भाषा कहीं भी कमजोर नहीं है। आज किसी भी चीज को हम नीचे, अपने से नीचा न माने। मेरा मानना यही है कि हम सभी भाषा को आदर करते हुए अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा, अपनी देश की राष्ट्रभाषा को आगे रख करके हम सभी भाषा को सीखे, और सभी भाषा को सीख करके हम आगे बढ़े, तभी हमारी जीवन पथ आगे बढ़ पाएगा। मेरा तो यही मानना है। बाकी सर एक सवाल आया है, आज के एजुकेशन और पहले में क्या फर्क है? जो अभी का एजुकेशन का तरीका है, पढ़ाने का तरीका पहले का था, क्या अंतर है उसमें? ये बहुत अंतर आ गया, जमीन आसमान का फर्क आ गया। पहले हम खाली ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते थे, आज कंप्यूटराइज हो गया, मोबाइल हो गया, सारे ऑनलाइन पढ़ाई हो गई। आज लॉकडाउन है, बच्चे घर पर, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग एग्जाम दे रहे हैं, अपने विषय को समझ रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे समय बढ़ेगी, जैसे जैसे समय आगे जाएगा और नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, हम उसका स्वागत करेंगे। हम हर टेक्नोलॉजी का स्वागत करके हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको आज की जो पद्धति है, वो पहले की पद्धति से बहुत बेटर, बहुत सुपर फाइन है। आज की पढ़ाई कमजोर मत समझिए आप इसको, कि बिल्कुल सुपर फाइन है। और इसके अंदर में लेकिन जो हमारे पुराने जमाने का जो पढ़ाते थे, उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हमें इस पढ़ाई को आज के लाइन पे ही चलना पड़ेगा। हम पुरानी लाइन पर जाने से नहीं चलेगा। हम आज चौक पेंसिल लेके बैठ जाएं और हम बोर्ड पर लिखना शुरू कर दें, तो हमारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। हमें उनको कंप्यूटर से, ऑनलाइन से, मोबाइल से, हर चीज से उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि साधन बढ़ गए हमारे पास में, साधन बढ़ गए, समय कम लगता है इसमें, काम ज्यादा हो गया हमारे पास में। तो काम ज्यादा करने के लिए नया टेक्नोलॉजी हम लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसको हमें करना चाहिए। जी सर। तो आपके हिसाब से अगर हम इस सेशन को रैप अप करें और इस तरीके से कि लोगों को एक आपके तरफ से गाइडेंस मिले कि चलिए इस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है, या अगर इस सेशन से अगर कुछ वो लेकर जाना चाहते हैं, जैसे हम जो आपको सुन रहे हैं बोलते हुए, क्या लेकर जाना चाहिए उनको यहाँ से? देखिए, मैं तो सभी से हाथ जोड़ के एक ही बात बोलूंगा कि आप यहाँ से अपने दिल के अंदर में अपने माता पिता के सम्मान देते हुए, अपने घर का सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान देते हुए, नई टेक्नोलॉजी को न भूल करके, देश के अंदर में हम देश के भले के लिए हम सोचते हुए, हमारे मन में हरदम यह रहना चाहिए कि हम कभी भी कोई भी काम करें तो हम देश के लिए करें, समाज के लिए करें, अपने घर के लिए करें। पहले हमारा घर, फिर हमारा समाज, फिर हमारा देश। तो इस टेक्नोलॉजी को हम, हर टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें और नई नई चीजें सीखने की हम कोशिश करें। हरदम हम चाहें कि हम नई चीज सीखें। बंगला में कोई अच्छा चीज मिलता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई परहेज नहीं है। असमीज में कोई बढ़िया चीज मिलती है तो कोई परहेज नहीं है हमें। खासीज में कोई अच्छी चीज मिलती है तो हमें कोई परहेज नहीं है। हमें सभी सीखने के लिए बहुत बड़ा समुद्र है, हमें सीखना चाहिए और इस समुद्र में जितना हो सके गोता हमें लगाना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग आगे बढ़िए। जो भगवान आपको जिंदगी दी है उसके अंदर में आप एक एक आदमी, कम से कम भी 1000-1000, 10,000 आदमियों को कुछ न कुछ दे के जाइए, ताकि वो आगे बढ़ करके हमारे देश का नाम रोशन करे। तो सर आप अपने तरफ से जाते जाते कुछ सुना कर जाएंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। आज का सेशन रैप अप करने से पहले कुछ आपके मन से फिर से सुनना चाहेंगे लोग? नहीं, मैं तो सुनाने के लिए वैसे कोई गीतकार तो गीत वगैरह तो जानता नहीं। से कुछ भी कविताएं मैंने, जी सर। और मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं
हमारे जो बड़े हैं और हमारे जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग को बराबर ये बोलूंगा कि अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें, उनको आशीर्वाद दे, उनको गलत करते हुए तो आगे बढ़े, उनको बताएं कि गलत न करो, उसको समझाएं, और हम उनके साथ में आगे उनके उनकी बात को मानते हुए अपने देश को आगे बढ़ाएं। जी हम सर। यही बात बोलना चाहेंगे, इससे और ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। जी सर। तो सर, और कोई सवाल आपके बस पास? सर इतना ही सवाल है आपका। मेरे लिए अगर कोई पर्सनल सजेशन हो तो क्या होगा? मेरे लिए अगर कुछ एक। नहीं, मैं ये जी सर। मेरा यही सजेशन है कि आप इस तरह की गतिविधियां आप करते रहिए, ताकि एक के द्वारा 10, 10 के द्वारा 100, 100 के द्वारा 1000, 1000 के द्वारा 500, इतने आदमी को टच करेगी तो किसी न किसी के माइंड में स्ट्राइक करेगा, और किसी के माइंड में यदि एक बात स्ट्राइक कर गई जी। तो शायद हो सकता है कि उसकी पूरी कायाकल्प ही हो जाए। तो ये भी एक देश सेवा है और राष्ट्र सेवा है, आप इसे करते रहिए। मेरा आपके ऊपर में बहुत साधुवाद है कि आप इस काम को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, और आप इस काम को करते जाए, आगे बढ़ते जाए। शुक्रिया सर। तो हम ये सेशन थोड़ा सा अब खत्म करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का हमारा सेशन ये खत्म ही होने वाला है। ठीक है, बीच में कट जाता है जी। ये तो। गाइज, आप लोगों को हाँ, अगर कुछ भी सवाल पूछना है जो सर से अगर आप पूछना चाहते हैं, आप हमें डीएम कर देना, मैं पूछवा दूंगा, सर से पता करवा दूंगा, एंड आंसर मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल। ठीक है। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकाल। थैंक यू। थैंक यू बहुत सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच सर। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सो गाइज, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप हमें डीएम कर दीजिएगा, हम सर से आपको पूछ के बता देंगे। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।